वेलकम टू ब्रेन रूट्स आईएएस। आज हम पढ़ेंगे इंडियाज न्यूक्लियर फ्यूचर, द 100 गीगावाट स्प्रिंट। देखिए, इंडिया ना अपनी एनर्जी सिक्योरिटी की लड़ाई में एक बहुत ही क्रिटिकल, एक बहुत ही अहम मोड़ पर खड़ा है। कई सालों के स्लो प्रोग्रेस के बाद अप्रैल 2026 में अचानक एक ऐसा डिसीजन लिया गया जिसने हमारे न्यूक्लियर एम्बिशंस को एकदम से स्पीड दे दी है और हमें सीधा 100 गीगावाट के एक जबरदस्त टारगेट के रास्ते पर ला खड़ा किया है। तो आज हम इसी मैसिव स्ट्रेटेजिक शिफ्ट को डिकोड करेंगे। हम सिर्फ क्या और कैसे नहीं देखेंगे, बल्कि क्यों को भी समझेंगे। और हाँ, ये आपके जीएस पेपर 3 मेंस एग्जाम के लिए, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी सेक्शन के लिए एक बहुत ही क्रूशियल पर्सपेक्टिव होने वाला है। तो हुआ क्या है, हाल ही में जो हमारी एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड है यानी AERB, उसने राजस्थान के माही बांसवाड़ा प्रोजेक्ट में एक्सकवेशन यानी खुदाई के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है। अब आप सोचेंगे इसमें क्या बड़ी बात है। सरफेस पर तो ये एक आम सा रूटीन प्रोसीजरल क्लियरेंस ही लगता है, आम सी मंजूरी, लेकिन ट्रस्ट मी, ये उससे कहीं कहीं ज्यादा है। अगर हम इंडिया की हिस्ट्री देखें तो हमारी न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स हमेशा से लंबे लंबे डिलेज के लिए जाने जाते हैं। इसलिए ये परमिट सिर्फ एक परमिट नहीं है, बल्कि ये एक स्टार्टिंग गन है, एक ऐसी दौड़ के लिए स्टार्टिंग गन जिसमें देश अपनी न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी को तेजी से बढ़ाने जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा सिग्नल है। तो सबसे पहले बात करते हैं माही बंसवाड़ा माइलस्टोन की। आखिर राजस्थान में बन रहे इस नए न्यूक्लियर हब में ऐसी क्या खास बात है, क्यों है ये इतना इंपॉर्टेंट? चलिए इसको थोड़ा करीब से देखते हैं। ओके, तो चलिए इस प्रोजेक्ट के जो मेन फैक्ट्स हैं उन्हें एक एक करके समझते हैं। लोकेशन, जैसा कि हमने बात की, बांसवाड़ा राजस्थान। अब आते हैं इसके साइज पर। इसमें 4 यूनिट्स होंगे और हर एक यूनिट 700 मेगावाट्स इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करेगा। मतलब टोटल कैपेसिटी हो गई 2800 मेगावाट्स। इसको अगर आसान शब्दों में समझें तो ये इतनी क्लीन एनर्जी है कि लाखों घरों को आराम से रोशन कर सकती है। लेकिन देखिए, हमारे एग्जाम के लिए सबसे जरूरी पॉइंट यहां पर क्या है, वो है इसका रिएक्टर टाइप। ये प्रोजेक्ट इंडिजिनस टेक्नोलॉजी यानी प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स का इस्तेमाल कर रहा है। यही टेक्नोलॉजी इंडिया के सेल्फ रिलायंट न्यूक्लियर प्रोग्राम यानी आत्मनिर्भर भारत की बुनियाद है। तो सवाल उठता है कि ये प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर यानी PHWR आखिर है क्या? देखिए, ये एक बहुत ही क्रिटिकल कॉन्सेप्ट है। बेसिकली ये इंडिया की अपनी सिग्नेचर रिएक्टर टेक्नोलॉजी है। इसका सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज, मतलब सबसे बड़ा फायदा क्या है, वो ये है कि ये फ्यूल के लिए नेचुरल यूरेनियम का यूज करता है, जो कि हमारी ही कंट्री में मिल जाता है। इससे होता यह है कि हमें एनरिच्ड यूरेनियम के लिए दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। और ये एनरिच्ड यूरेनियम का प्रोसेस ये बहुत कॉम्प्लेक्स और पॉलिटिकली सेंसिटिव भी होता है। इस रिएक्टर में हैवी वाटर, जिसका केमिकल फॉर्मूला D2O है, वो कूलेंट और मॉडरेटर दोनों का काम करता है। और याद रखिएगा, यही टेक्नोलॉजी डॉक्टर होमी भाभा द्वारा डिजाइन किए गए इंडिया के 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम के स्टेज 1 की बैकबोन है। अच्छा, अब एक और इंपॉर्टेंट सवाल कि इस प्रोजेक्ट को बना कौन रहा है? क्या वही पुराने प्लेयर्स? नहीं, यहां एक नया ट्विस्ट है। इसके लिए एक नया जॉइंट वेंचर बनाया गया है जिसका नाम है अश्विनी यानी अणुशक्ति विद्युत निगम। अब यह है क्या? ये एक पार्टनरशिप है हमारे पुराने न्यूक्लियर ऑपरेटर NPCIL और इंडिया की सबसे बड़ी पावर कंपनी NTPC के बीच। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इनोवेशन है। क्यों? क्योंकि हिस्टोरिकली न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स सिर्फ और सिर्फ डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर आते थे। लेकिन ये नया मॉडल क्या कर रहा है? ये NPCIL की कोर न्यूक्लियर एक्सपर्टीज को NTPC के विशाल अनुभव, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग और ग्रिड मैनेजमेंट के साथ जोड़ रहा है। सोच के देखिए, ये कितनी पावरफुल सिनर्जी है। इसे इसीलिए डिजाइन किया गया है ताकि जो पहले पैसे और एग्जीक्यूशन में दिक्कत आती थी, उसको दूर किया जा सके। चलिए अब थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, बिगर पिक्चर देखते हैं। ये जो माही बांसवाड़ा प्रोजेक्ट है ना, ये कोई अकेला प्रोजेक्ट नहीं है। ये एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी का सिर्फ पहला हिस्सा है और इस स्ट्रैटेजी का नाम है फ्लीट मोड रेवोल्यूशन। इसे ऐसे समझिए, कई दशकों तक इंडिया ने न्यूक्लियर प्लांट्स कैसे बनाए, एक एक करके, जैसे कोई टेलर एक एक सूट कस्टम मेड बनाता है। हर प्रोजेक्ट अलग, हर प्रोजेक्ट यूनिक, जिसके कारण टाइम भी बहुत लगता था और पैसा भी। अब ये जो फ्लीट मोड है ना, इसको इस पूरे तरीके को बदलने के लिए ही डिजाइन किया गया है ताकि इस प्रोसेस को ड्रामेटिकली फास्ट किया जा सके। तो सवाल ये है कि ये फ्लीट मोड आखिर काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। इसका एक 3 स्टेप अप्रोच है। स्टेप 1, स्टैंडर्डाइज द डिजाइन। मतलब
अब से सभी 10 नए 700 मेगावाट के रिएक्टर्स एक ही बिल्कुल सेम स्टैंडर्डाइज्ड डिजाइन पर बनेंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे कार कंपनी अलग अलग कस्टम कार बनाने की बजाय एक ही मॉडल को असेंबली लाइन पर बनाती है। इससे क्या होगा? हम आते हैं स्टेप 2 पर, बल्क प्रोक्योरमेंट। जब डिजाइन सेम है तो आप सारे जरूरी कंपोनेंट्स के लिए एक साथ बल्क में ऑर्डर दे सकते हैं, जिससे आती हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल, यानी चीजें सस्ती पड़ती हैं। और जब डिजाइन स्टैंडर्ड है, सामान पहले से मौजूद है, तब आता है स्टेप 3, फास्ट ट्रैक कंस्ट्रक्शन। आइडिया यह है कि इस असेंबली लाइन अप्रोच से जो कंस्ट्रक्शन टाइम पहले 10 साल से भी ज्यादा लगता था, वो अब घटकर सिर्फ 5 से 6 साल हो जाएगा। तो ये एक फंडामेंटल शिफ्ट है bespoke प्रोजेक्ट से सीरियल प्रोडक्शन की तरफ। लेकिन एक बात सोचिए, इतना बड़ा इंजीनियरिंग और इंडस्ट्रियल शिफ्ट, क्या ये ऐसे ही हवा में हो सकता है? बिल्कुल नहीं। इसे सपोर्ट करने के लिए एक बहुत ही मजबूत लीगल और पॉलिसी फ्रेमवर्क की जरूरत पड़ती है। तो चलिए अब अगले सेक्शन में हम उन्हीं की पॉलिसीज को देखते हैं जो इस नए न्यूक्लियर पुश को असल में पावर दे रही हैं। ये टाइमलाइन देखिए, इससे एक चीज बिल्कुल साफ हो जाती है कि हाल ही में लेजिस्लेटिव एक्टिविटी यानी कानून बनाने में कितनी तेजी आई है। हमारी बुनियाद थी 1962 का एटॉमिक एनर्जी एक्ट, जो एक पुराने जमाने का कानून था। फिर अचानक 2025 में आज की जरूरतों को पूरा करने के लिए शांति एक्ट लाया गया, और उसके ठीक बाद 2025-26 के बजट में न्यूक्लियर एनर्जी मिशन लॉन्च कर दिया गया। तो यहां पर की टेक अवे क्या है? द की टेक अवे इज एक्सेलरेशन। कई दशकों तक हम एक पुराने फ्रेमवर्क पर चलते रहे, और फिर पिछले सिर्फ एक साल में इस न्यूक्लियर एक्सपेंशन के लिए एक मॉडर्न लीगल इकोसिस्टम बनाने के लिए एक के बाद एक पॉलिसी एफर्ट किए गए हैं। तो ये जो दो इनिशिएटिव्स हैं ना, शांति एक्ट और न्यूक्लियर एनर्जी मिशन, ये इंडिया के न्यूक्लियर एक्सपेंशन के आप कह सकते हैं दो पिलर्स हैं। एक तरफ है शांति एक्ट 2025। इसका काम क्या है? ये 1962 के पुराने कानून को मॉडर्नाइज करता है, और सबसे इंपॉर्टेंट, जो हमने अश्विनी जैसे जॉइंट वेंचर्स की बात की, उनके लिए एक लीगल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। और दूसरी तरफ है न्यूक्लियर एनर्जी मिशन। ये एक और गेम चेंजर है। इसका फोकस है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स यानी एसएमआरस पर। अब एसएमआरस क्या है? ये छोटे फैक्ट्री बिल्ट रिएक्टर्स होते हैं जिन्हें आसानी से ट्रांसपोर्ट करके कहीं भी इंस्टॉल किया जा सकता है। इस मिशन का टारगेट है 2033 तक 5 ऐसे देसी एसएमआरस डेवलप करना, और उनका इस्तेमाल कहाँ होगा? खासकर पुराने पोल्यूशन करने वाले कोल पावर प्लांट्स को रिप्लेस करने के लिए। ठीक है, तो अभी तक हमने नए प्रोजेक्ट्स देख लिए, नई फ्लीट मोड स्ट्रेटजी समझ ली, और नए कानूनों पर भी बात कर ली। लेकिन ये सब हमें सबसे बड़े और सबसे जरूरी सवाल पर लाता है, आखिर हम ये सब कर क्यों रहे हैं? व्हाट इज द एंड गेम? इसका अल्टीमेट गोल क्या है? चलिए अब इंडिया की इस न्यूक्लियर एम्बिशन के स्केल को, इसके विशाल पैमाने को समझते हैं। जरा इस नंबर को देखिए, 100,000 मेगावाट्स, यानी 1 लाख मेगावाट, या फिर 100 गीगावाट्स। ये है इंडिया का न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी टारगेट साल 2047 के लिए। पर्सपेक्टिव के लिए सोचिए, ये आज की हमारी कैपेसिटी से 10 गुना से भी ज्यादा है। तो ये सिर्फ एक एम्बिशियस गोल नहीं है, ये एक मॉन्यूमेंटल, एक ऐतिहासिक गोल है। ये टेबल इस पूरी ग्रोथ स्टोरी को नंबर्स में दिखाता है। देखिए, मार्च 2026 में हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी थी? लगभग 8780 मेगावाट। मीडियम टर्म टारगेट यानी 2031-32 तक इसको ट्रिपल करके लगभग 22,480 मेगावाट करना है। और फिर लॉन्ग टर्म गोल 2047 तक 100,000 मेगावाट के उस जादुई आंकड़े को छूना है। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी चीज है एनर्जी मिक्स्ड शेयर। इसका मतलब है कि हमारी टोटल बिजली में न्यूक्लियर का हिस्सा कितना होगा। आज ये सिर्फ 3.1% है, लेकिन आगे चलकर ये बढ़कर 8 से 10% तक हो जाएगा। और ये जो शिफ्ट है ना, ये हमारे पावर सेक्टर को डीकार्बनाइज करने के लिए यानी कार्बन फ्री करने के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन इतना भारी इन्वेस्टमेंट आखिर न्यूक्लियर पावर में ही क्यों? इतना जरूरी क्यों है ये? इसका जवाब एक सिंपल से टर्म में है, बेस लोड पावर। अब ये बेस लोड पावर क्या होता है? इसे ऐसे समझिए, ये वो मिनिमम लेवल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है जो एक देश को 24 घंटे 7 दिन बिना रुके चाहिए ही चाहिए, ताकि ग्रिड स्टेबल रहे, लाइट्स ऑन रहे। अब देखिए, सोलर और विंड बहुत अच्छे रिन्यूएबल सोर्सेज हैं, लेकिन वो इंटरमिटेंट है। मतलब जब धूप नहीं है या हवा नहीं चल रही तो बिजली नहीं बनेगी। लेकिन न्यूक्लियर पावर, ये 24/7 एक कंसिस्टेंट, एक रिलायबल और हाँ,
क्लीन सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। और ये स्टेबिलिटी हमारे जैसी एक बड़ी और इंडस्ट्रियलाइजिंग इकोनॉमी के लिए नॉन निगोशिएबल है, और हमारे नेट जीरो 2070 के टारगेट को पाने के लिए तो ये बिल्कुल ही क्रिटिकल है। तो अब हम अपने इस डिस्कशन के आखिरी हिस्से में आ गए हैं, द नेक्स्ट न्यूक्लियर चैलेंज। देखिए, हमने एम्बिशन को समझ लिया, हमने नई फास्ट कंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजी को भी समझ लिया, लेकिन क्या इतना काफी है? रिएक्टर्स बना लेना ये तो सिर्फ आधी लड़ाई है, असली चुनौतियां तो शायद इसके आगे हैं। इस रास्ते पर इंडिया को और कौन सी बड़ी हर्डल्स का सामना करना पड़ेगा? और ये कोट हमारी पूरी बात को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से समराइज करता है कि माही बंसवाड़ा में एक्सकवेशन की अनुमति सच में भारत के न्यूक्लियर स्प्रिंट के लिए स्टार्टिंग गन ही है। ये दिखने में एक छोटा सा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन है, लेकिन असल में ये एक विशाल नेशनल एफर्ट की शुरुआत का सिग्नल है, जिसका असर हमारे फ्यूचर पर बहुत गहरा होने वाला है। लेकिन मैं इस डिस्कशन को एक बहुत ही क्रिटिकल सवाल के साथ खत्म करना चाहता हूं, जिसके बारे में सोचना जरूरी है। मान लिया कि फ्लीट मोड ने कंस्ट्रक्शन की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, लेकिन बाकी चैलेंजेस का क्या? फॉर एग्जाम्पल, इतने सारे रिएक्टर से जो स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल निकलेगा, इंडिया उसके लॉन्ग टर्म स्टोरेज को कैसे मैनेज करेगा, खासकर तब जब हम अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के स्टेज 2 और 3 की तरफ बढ़ने का प्लान कर रहे हैं, जिसमें इस फ्यूल को रीप्रोसेस करना पड़ता है। इतने रिएक्टर्स के लिए यूरेनियम की एक स्टडी सप्लाई चेन कैसे इंश्योर की जाएगी, और पब्लिक परसेप्शन और लैंड एक्विजिशन जैसे मुद्दे, उन्हें कैसे मैनेज किया जाएगा? यही वो कॉम्प्लेक्स पॉलिसी चैलेंजेस हैं जो आखिर में इस 100 GW स्प्रिंट की सक्सेस को डिफाइन करेंगे। अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।